वेलकम इन सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। आज आप लोगों के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में जो बड़े बदलाव हुए हैं उसको लेकर प्रेजेंट हुआ हूं। और यह वीडियो जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में जब भी आप मुस्लिम लॉ का पेपर दोगे उसमें वक्फ संशोधन अधिनियम निश्चित ही पूछेगा। प्रारंभिक परीक्षा में या मेंस के एग्जाम में या आपसे क्वेश्चन आएगा ही, तो आप इसको देखें। पहली चीज कि वक्फ होती क्या है, किसे हम वक्फ कहते हैं, यह हमें जानना जरूरी है। जब तक हम वक्फ को नहीं समझेंगे तब तक इस संशोधन को हम नहीं समझ पाएंगे। तो वक्फ के संबंध में वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 और मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1923। वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 की धारा 2 के सब क्लास 3 में यह प्रावधान किया गया कि वक्फ एक ऐसी संपत्ति का अंतरण है जो ईश्वर में निहित हो जाती है। यानी जो संपत्ति हम वक्फ के तहत अंतरण करते हैं वह ईश्वर में निहित कर देते हैं, अल्लाह में निहित कर देते हैं, और उस संपत्ति का स्वामी कौन हो जाता है? ईश्वर हो जाता है। और उस संपत्ति से जो लाभांश होते हैं, जो आय प्राप्त होती है, जो फलोभोग है, उसे धर्मार्थ कार्यों में लगाया जाता है, धर्मार्थ और पूर्त कार्यों में लगाया जाता है। तो अब वक्फ हुआ क्या कि वक्फ कौन करेगा? तो वक्फ हमेशा जो अपनी संपत्ति का वक्फ कर रहा है, अपनी संपत्ति को ईश्वर के नाम से शाश्वत रूप से बांध रहा है, वह क्या होता है? वो वाकिफ कहलाता है। और वाकिफ हमेशा मुस्लिम होना चाहिए जिसकी एज 18 साल की हो, और वह ईश्वर के स्वामित्व में उस विवक्षित रूप से उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है। अब वक्फ के गुण क्या होंगे? तो कहा कि वक्फ की जो संपत्ति हो गई, एक बार किसी संपत्ति का जब हम वक्फ कर देते हैं तो फिर वह संपत्ति हम आगे रिवोक नहीं कर सकते, उसको हम वापस ले नहीं सकते। और दूसरी चीज कि हम उसे किसी अन्य व्यक्ति को पुनः अंतरण नहीं कर सकते, क्योंकि वह ईश्वर में निहित हो गई। अब ईश्वर स्वामी है उसका, उस प्रॉपर्टी का, तो फिर वह प्रॉपर्टी रिवोक नहीं होगी। अगर हमने उस प्रॉपर्टी को वक्फ के रूप में उसे दिया है तो, धर्मार्थ कार्यों में दिया है तो। और दूसरी चीज कि यह शाश्वत काल के लिए होता है। शाश्वत काल के लिए जो प्रॉपर्टी हम वक्फ को सृजित कर रहे हैं, वक्फ क्रिएट कर रहे हैं, वह प्रॉपर्टी शाश्वत काल के लिए ईश्वर में बध जाती है, जब तक कि वह प्रॉपर्टी स्वयं नष्ट न हो जाए। दूसरी चीज कि इसके लाभांश को, इसके फलोभोग को हम धर्मार्थ कार्यों में लगाते हैं, जो पूर्त कार्य हैं उसमें लगाते हैं, और उस धर्म के प्रचार के लिए लगाते हैं। और यह वक्फ का जो पूरा कंसेप्ट है वह मुस्लिम लॉ की देन है। मुस्लिम में ही वक्फ का एक नया वस्तु है मुस्लिम लॉ के तहत। अब प्रश्न यह है कि अगर ऐसी संपत्तियां जो वक्फ की गई, उस संपत्ति का देखरेख कौन करेगा? वह संपत्ति किसके निरीक्षण में रहेगी? और कौन सी संपत्ति वक्फ संपत्ति है यह निर्धारित कौन करेगा? इसके लिए वक्फ एक्ट पास हुआ था 1995 का, और वक्फ एक्ट 1995, वक्फ अधिनियम 1995 के तहत यह कहा गया कि इन सारी संपत्तियों का जो संरक्षण है, जो देखरेख है, और उसके उन संपत्तियों से जो आय प्राप्त हो रहा है, लाभांश हो रहा है, वह कौन करेगा? वह करेगा वक्फ बोर्ड। अब प्रश्न यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का वक्फ करता है तो क्या वह उस संपत्ति के जो लाभांश हैं या कौन सी संपत्ति वक्फ के तहत की गई है, इसका निरीक्षण करने के लिए तो वक्फ बोर्ड बना दिया गया 1995 में। और यह सिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों अलग अलग हैं। और आप जानते हो कि संविधान के 7वीं अनुसूची की जो समवर्ती सूची है उसका एंट्री नंबर 10 और एंट्री नंबर 28
में यह प्रावधान किया गया है, यह दिया गया है इस विषय पर कोई पूर्त कार्यों के लिए, पूर्त संस्थाओं के लिए, धार्मिक संस्थाओं के लिए, वक्फ के लिए, न्यास के लिए क्या करेगा, राज्य नियम बनाएगा। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में जो प्रॉपर्टी है उसका अधिकांश भाग वक्फ बोर्ड के पास है। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी अगर किसी विभाग के पास है तो रेलवे के पास है, दूसरा फिर रक्षा मंत्रालय के पास है, और तीसरा वक्फ बोर्ड के पास है। और वक्फ के तहत चूंकि समवर्ती सूची का विषय है तो हर राज्य का अपना एक अधिनियम है या केंद्र का भी अधिनियम है, वक्फ से संबंधित समवर्ती सूची का विषय है तो हर राज्य का अपना अपना है। और जो केंद्रीय अधिनियम है वक्फ अधिनियम 1995, इसकी धारा अगर हम देखें जो इस समय काफी विवादित है कि धारा 16, धारा 32 और धारा 40, इसमें तीन धाराओं का आप उल्लेख करेंगे। हम अभी संशोधन पे आएंगे, लेकिन इससे पहले हमें उस धारा के प्रोविजन को देखना होगा। धारा 40 यानी अब धारा 16, धारा 32 और धारा 40, खासकर धारा 40 बहुत इंपॉर्टेंट है जो काफी विवादित है इस समय। और यह क्या है, वक्फ अधिनियम 1995, वक्फ अधिनियम 1995। अब इस अधिनियम की धारा 16 क्या कहती है, इस अधिनियम की धारा 16 में यह प्रावधान किया गया है क्या कि वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी और उनके सदस्यों की अहर्ता क्या होगी। इसमें वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति, और उनकी अहर्ता यानी उनकी योग्यता, क्या योग्यता होगी। और दूसरा ये कह रहा है कि वक्फ बोर्ड की शक्तियां, वक्फ बोर्ड के कार्य और उनके शक्तियां क्या होंगी, कृत्य एवं शक्तियां क्या होंगी, धारा 32 बताता है। और धारा 40 कहता है जो काफी विवादित है कि यह विनिश्चय करने का पावर कि यह जो संपत्ति है वह वक्फ बोर्ड की है कि नहीं है, वह किसके पास होगी, वक्फ बोर्ड के पास होगी। यानी किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का की शक्ति किसके पास होगी, वक्फ बोर्ड के पास होगी। अब आप देखें तो हम आपको यह बताएं कि भारत में वक्फ के नाम पर काफी लोग अपनी प्रॉपर्टी वक्फ के रूप में हिबा करते हैं, दान करते हैं, ताकि उस संपत्ति को हम धर्मार्थ कार्यों के लिए लगाएं, उस पर मस्जिद बनाएं, उस पर कब्रिस्तान बनाएं, उस पर हम कोई भी विद्यालय बनाएं और उसके लाभांश को हम धर्मार्थ कार्यों के लिए खर्च करें। अगर कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जैसे हम अस्पताल, पुल, सड़क बनाने का खर्च करें या अपने धर्म के विकास में कार्य लगाएं, जो मुस्लिम लॉ के तहत जो ऑब्जेक्ट है, मुस्लिम लॉ का उद्देश्य है, उस उद्देश्य के तहत उस वक्फ की प्रॉपर्टी को हम उसमें लगाएं, उसमें समर्पित करें। और इसके तहत यह कहा गया कि कोई भी मुस्लिम के साथ साथ एक गैर मुस्लिम भी अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। वक्फ के नाम पर क्या कर सकता है, वाकिफ हो सकता है। वक्फ की प्रॉपर्टी में एक गैर मुस्लिम भी अपनी प्रॉपर्टी को हिबा कर सकता है, दे सकता है कि हम वह वक्फ के रूप में सृजित करना चाहते हैं, वक्फ को देना चाहते हैं। और वह ऑब्जेक्ट बता सकता है कि हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, किस उद्देश्य से हम अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ के रूप में कार्य करना चाहते हैं, धर्मार्थ कार्यों में हम यूज करना चाहते हैं। तो इस तरीके से वक्फ के पास काफी प्रॉपर्टी है और यह रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है तो वह बोर्ड के पास प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज धारा 40 यह कह रही है किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का जो पावर है वह किसके पास है, वह बोर्ड के पास है।
यानी वक्फ बोर्ड अगर किसी प्रॉपर्टी को यह कह दे कि यह मेरी प्रॉपर्टी है, वक्फ में दी गई प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड को हिबा की गई प्रॉपर्टी है, तो फिर उस विनिश्चय को हम अपील भी नहीं कर सकते थे धारा 40 के तहत। और इसका सिर्फ क्या होता था, एक ट्रिब्यूनल के तहत इस विनिश्चय का, वक्फ बोर्ड के किसी विनिश्चय का, आदेश का हम चैलेंज केवल वक्फ ट्रिब्यूनल में करते थे, जो सामान्यतः उसी के देखरेख में काम करता था। तो और वक्फ ट्रिब्यूनल की कोई अपील नहीं होती थी। यहां तक कि धारा 40 के तहत अगर कोई सरकारी जमीन है, सरकारी भूमि है, उस भूमि को भी अगर वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि यह वक्फ की संपत्ति है, तो वह उस वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानी जाती है और इस पर कोई चैलेंज भी नहीं हो सकता था, क्योंकि इसकी आदेश की अपील, जो यह विनिश्चय कर रहा है, जो निर्णय ले रहा है, इसका विनिश्चय की अपील ना तो हाई कोर्ट में होगी, ना रेवेन्यू में, कहीं भी नहीं होती थी। उसका निर्णय ही अंतिम माना जाता था। तो और दूसरी चीज कि वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति, वक्फ बोर्ड के सदस्यों में शिया और सुन्नी सदस्य के अलग अलग बोर्ड होते हैं और इसमें केवल मुस्लिम समुदाय के, अगर जिसकी एज 21 साल की हो गई तो वही उसके सदस्य होते थे यह सदस्य में। और वक्फ बोर्ड की शक्तियां और कार्य, यह बताया कि वक्फ बोर्ड के तहत वह इस शक्ति का प्रयोग करेगा अपनी, और किसी संपत्ति के विनिश्चय कर सकता है कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अब यह कहीं ना कहीं नेचुरल लॉ का वायलेशन कर रहा है। अब देख रहे हो कि इस वक्फ बोर्ड में कौन सदस्य होगा, केवल पुरुष सदस्य होते थे। लेकिन इस कमी को दूर करने के लिए 8 अगस्त 2024 को जो अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री हैं माननीय किरण रिजिजू जी, उन्होंने एक बिल लाने का प्रस्ताव दिया था जिस पर काफी हंगामा हुआ, जिसको रोक दिया गया। फिर वह बिल जो है, वह प्रस्ताव जेसीबी को भेज दिया गया और जेसीबी के जो अध्यक्ष हैं वह जगदंबिका पाल जी हैं और इन्होंने, जगदंबिका पाल जी ने एक रिपोर्ट सौंपी जो आज पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में एक बिल के रूप में आया और इसको आप जानते हो कि यह बिल पास भी हो गया है, अधिनियम भी हो गया है। तो अब इसका नाम वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 हो गया है। और इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ, खासकर धारा 40 पर और धारा 16 पर इसका प्रभाव अधिक देखा जाएगा। धारा 16 में अब यह निर्धारित कर दिया गया है कि इस वक्फ बोर्ड के जो सदस्य होंगे उसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। जबकि आप जानते हो, मैंने आपको बताया कि वक्फ के तहत अपनी प्रॉपर्टी को एक गैर मुस्लिम भी दे सकता है। एक गैर मुस्लिम भी वक्फ के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी को हिबा कर सकता है कि भाई इस प्रॉपर्टी का जो आय होगा, फलोभोग होगा, वह धर्मार्थ कार्यों में लगाया जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या एक हिंदू वक्फ कर सकता है, तो वक्फ के तहत अपनी प्रॉपर्टी का अंतरण कर सकता है, तो इसका आंसर होगा हां, कर सकता है। लेकिन उसका ऑब्जेक्ट कौन निर्धारित करेगा, मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के जो उद्देश्य हैं, मुस्लिम लॉ के जो वैध उद्देश्य हैं, उन्हीं उद्देश्यों के तहत वह क्या करेगा, उन्हीं उद्देश्यों के लिए प्रॉपर्टी अपना वक्फ करेगा। और वक्फ करने वाले को वाकिफ कहा जाता है। और एक मुस्लिम तो वाकिफ होता ही है, एक गैर मुस्लिम भी वाकिफ हो सकता है। अब इसके तहत वक्फ बोर्ड के तहत अब यह संशोधन करके कुछ बदलाव किए गए। बदलाव क्या कि अब वक्फ बोर्ड में 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे और इसमें महिलाएं भी सदस्य बनेंगी, चाहे वो मुस्लिम महिला ही क्यों ना हो। अब महिलाओं को भी इसमें हक दिया जाएगा, उनके वक्फ बोर्ड में सदस्य होंगे। दूसरी चीज कि एक वक्फ बोर्ड के तहत वक्फ 3 तरीके से किया जाता है, 3 उद्देश्यों के लिए। एक पब्लिक वक्फ होता है, एक क्वासी पब्लिक वक्फ होता है और एक फैमिली वक्फ भी होता है, जिसको वक्फ अलद औलाद बोलते हैं, जिसको कहा जाता है वक्फ अलल औलाद। वक्फ अलल औलाद यह एक फैमिली वक्फ है, फैमिली वक्फ है। और यह फैमिली वक्फ का मतलब कि अगर कोई वाकिफ
जो वक्फ कर रहा है उसको लग रहा है कि इस प्रॉपर्टी को हमारे उत्तराधिकारी नष्ट कर देंगे, उसको अंतरण कर देंगे, तो वक्फ के रूप में उस प्रॉपर्टी को सृजित करता है और हितग्राही किसको बनाता है, बेनिफिशियरी बनाता है किसको, अपने परिवार के सदस्यों को। कि वक्त तो ईश्वर, इस प्रॉपर्टी को ईश्वर में तो बांट दी गई, लेकिन उसके फलोभोग को, लाभांश को हम कहां यूज करेंगे, अपने परिवार के सदस्यों के लिए यूज करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि इस वक्फ अलद औलाद के तहत उसमें महिलाएं नहीं आती थी, यानी महिलाएं उस वक्फ प्रॉपर्टी के लाभांश में उत्तराधिकारी नहीं मानी जाती थी। अब यह संशोधन करके कहा गया कि वक्फ अलल औलाद के तहत वह महिलाएं भी क्या होंगी, अगर वह फैमिली वक्फ है तो उसके तहत महिलाएं भी उत्तराधिकारी मानी जाएंगी और उस वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, जो लाभांश है, उस लाभांश में वह भी हकदार होंगी। और उसका अंतिम उद्देश्य, अगर कोई परिवार का सदस्य नहीं है तो फिर उसका अंतिम उद्देश्य क्या होता है, धर्मार्थ कार्य और खैराती कार्यों में लगाया जाता है। तो अब क्या चेंज हुआ कि अब महिलाओं को भी इसमें, अब वक्फ अलल औलाद के तहत मुस्लिम महिलाओं को भी इसमें स्थान मिल गया और महिलाएं भी उस लाभांश को प्राप्त करने की हकदार हो गई। अगला क्या बदलाव आया, अगला बदलाव आता है कि अब अगर धारा 40 के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी का विनिश्चय करता है कि यह प्रॉपर्टी वक्फ की है, चाहे वह मंदिर की ही प्रॉपर्टी क्यों ना हो, अगर वक्फ ने कह दिया कि यह प्रॉपर्टी वक्फ की है, वक्फ बोर्ड ने कह दिया, तो वह प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की मानी जाती थी। अब ऐसा नहीं है, अगर सरकारी प्रॉपर्टी है तो भी वह बोर्ड की मान ली जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर वह विनिश्चय करता है किसी प्रॉपर्टी को कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो इस विनिश्चय के विरुद्ध हम अपील राजस्व कोर्ट में कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में कर सकते हैं और हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं 90 दिन के अंदर। पर सीमा बताई गई कि 90 दिन के अंदर, यानी विनिश्चय के, वक्फ बोर्ड के आदेश के, जो बोर्ड है उसके आदेश के 90 दिन के अंदर, इसकी परिसीमा क्या होगी, 90 दिन। 90 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं और वक्फ बोर्ड अगर यह देखेगा कि अगर यह प्रॉपर्टी वक्फ की गई प्रॉपर्टी नहीं है तो उस विनिश्चय को खारिज कर देगा, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। अगर वक्फ बोर्ड ने निर्धारित कर दिया तो वह वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाती थी। और दूसरी चीज, पहले अगर कोई गैर मुस्लिम बनता है तो वह मुस्लिम बन के अपनी प्रॉपर्टी को अगर वक्फ के नाम से हिबा करता है तो वह वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो जाती थी। और लेकिन अब संशोधन करके यह अब निर्धारित कर दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति न्यूली मुस्लिम बना है तो वह अपने 5 साल के अंदर तक कोई भी प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पर वक्फ बोर्ड को हिबा नहीं कर सकता। यानी अब अगर कोई मुस्लिम जो बना है तो उसको 5 साल तक वेट करना होगा, अपनी प्रॉपर्टी को धर्मार्थ कार्यों के लगाने के लिए वक्फ करना होगा। तो यह बदलाव आए कि आप जब तक 5 साल नहीं हो जाता आप कोई वक्फ का सृजन नहीं कर सकते। दूसरी चीज, वक्फ अलल औलाद में महिला को भी शामिल कर लिया गया कि वक्फ के लाभांश में महिला भी रहेगी। और यह कहा गया कि किसी भी जमीन को वक्फ के तहत शामिल करने के लिए कलेक्टर की अनुमति लेनी पड़ेगी। कलेक्टर उसका निरीक्षण करेगा, कलेक्टर उसको उस अभिलेख को देखेगा। यह पावर किसको होगा, कलेक्टर को। और कलेक्टर अगर उसको लगेगा कि यह प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ की गई है, तभी वह प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। तो अब ये बदलाव किए गए, इसके सदस्यों के संख्या में बदलाव किए गए, सदस्यों की नियुक्ति में बदलाव किए गए और यह कहा गया कि अब कोई भी 2 गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड का सदस्य हो सकता है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपने देखा कि वक्फ के नाम पर कोई गैर मुस्लिम भी अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है, वक्फ का सृजन कर सकता है। तो इस तरीके से यह सारे बदलाव हुए और इसमें कहा गया कि वक्फ का जो फैसला पहले जो सर्वमान्य था, अब ऐसा नहीं होगा। वक्फ के आदेश को हम क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। यानी पहले जो 1995 का अधिनियम की धारा 40 कहती थी, अगर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड ने यह कह दिया कि यह प्रॉपर्टी वक्फ
वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ की गई प्रॉपर्टी है, तो फिर उस आदेश को हम अपास्त नहीं कर सकते थे, भले ही वह बिना किसी जांच के अगर ऐसा कह भी दिया तब भी होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और इसके तहत सरकारी जमीन को भी वक्फ बोर्ड अपनी वक्फ की प्रॉपर्टी समझ लेता था, उसका विनिश्चय करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएगा और इसके लिए पहले कलेक्टर की अनुमति लेनी पड़ेगी। कलेक्टर उसका निरीक्षण करेगा, उसको उसका देखेगा, उस दस्तावेज को देखेगा कि यह प्रॉपर्टी वक्फ की गई है कि नहीं, तभी उस प्रॉपर्टी को वक्फ के अंतर्गत हम लाएंगे। तो अब इसमें काफी बदलाव हुए और यह एक तरीके से अच्छा और नेचुरल जस्टिस रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत अब वक्फ बोर्ड को भी शामिल कर दिया गया, क्योंकि आप जानते हो कि संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि से ऊपर कोई नहीं है और कोई भी व्यक्ति अगर मनमाने तरीके से या गलत तरीके से कोई आदेश देता है तो उस आदेश को भी चैलेंज किया जा सकता है। यही रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है, चाहे वह वक्फ बोर्ड ही क्यों ना हो। तो इस तरीके से यह संशोधन जो अधिनियम है वह इस पर विरोध नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं यह एक मुस्लिम समुदाय को या वक्फ बोर्ड को एक नई दिशा देने वाला ही है। तो इसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए हम प्रेजेंट हुए थे। धन्यवाद।